टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। आइए ज़रा बाजार पर और बारीकी से नज़र डालते हैं। सबसे पहले निफ्टी पर नज़र डालिए। आपके सामने सिर्फ 12 अंकों की गिरावट के बाद निफ्टी 9,238 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखेगा। कहानी ये नहीं है, कहानी दरअसल ये है कि सुबह की गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी लगभग 9,430 के हाई के आसपास खुला, वहाँ पर 15 मिनट टिका और उसके बाद लगातार आपने मुनाफा वसूली होती हुई दिखी। हल्का सा लाल निशान में आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाएगा 9,238 के आसपास। बैंक निफ्टी पर नज़र देखिए, यहाँ पर ज़रा सेलिंग प्रेशर आज बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पर आपने शुरुआती 300 पॉइंट की तेज़ी देखी और उसके बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती रही। निफ्टी बैंक आपके सामने 18,950 के आसपास बंद होता हुआ दिखा। ये लगभग 2% का कट है और यहाँ पर आपने 402 पॉइंट की गिरावट आती हुई देखी। दिन का उच्चतम लेवल अगर देखें तो वो था 19,750। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 800 पॉइंट का कट आपको दिन के उच्चतम लेवल से आता हुआ दिखा है। इसी तरीके से सेंसेक्स पर नजर डालिए। लगभग सेंसेक्स आपको फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखेगा 31,561 के आसपास। तो ज्यादातर सेलिंग आज बैंकिंग स्टॉक्स में थी और उनके पीछे अनेक कारण थे। चलिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज पर नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी 220 पॉइंट के दायरे में ट्रेड करता रहा और दिन के न्यूनतम लेवल के पास आके बंद हुआ। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में जो वॉलेटिलिटी थी दिन के और हाई और लो के बीच में लगभग 832 पॉइंट की थी और ज्यादातर ये पॉइंट्स आज बेयर्स कमा के गए। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालते हैं। हालांकि पूरा बाजार आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एक अंदरूनी कमजोरी देखने को मिली बाजार में। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए। 50 में से सिर्फ 30 ऐसे शेयर थे जो निफ्टी में हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स पर अगर आप यह आंकड़ा देखें तो ये लगभग 30 में से सिर्फ 14 ऐसे शेयर्स थे जहां पर आपको हरा निशान दिखा। सबसे ज़्यादा बिकवाली आपने निफ्टी बैंक पर आती हुई दिखी। 12 में से 10 शेयर आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखेंगे और बहुत ही डीप कट्स आज आपने आते हुए देखे, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो। अनेक ऐसे बैंक्स थे जो आपको गहरे लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। ओवरऑल अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे माफ़ कीजिए पूरे एक्सचेंजेस पर ध्यान दें तो वहाँ पर आपको बेयर्स का हल्का सा कंट्रोल मजबूत होता हुआ दिखेगा शुरुआती दिन हफ्ते में। एनएससी पर लगभग 890 ऐसे शेयर थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे और 900 से ज़्यादा जहां पर आपने लाल निशान देखा। लगभग इसी रेशियो आपको बीएससी पर भी दिखेगा। चलिए आइए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं, देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति हमारे पास किस किस तरीके की आपके लिए खबर लेके आएंगे। सबसे पहले हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ेंगे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर चर्चा करेंगे। बहुत ज़बरदस्त आज बाजार में बेयर्स ने पोजीशनिंग करी है, ये उम्मीद की जा रही है या ये डर है कि ये बिकवाली आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। पिछले हफ्ते आपने 5-5.5% का कट निफ्टी पे आता हुआ देखा था और 8.6% का कट बैंक निफ्टी पर। तो वीरेंद्र जी आपको बताएंगे ऑप्शन ट्रेड कैसे हैं। सुमित जी आपको राय देंगे नेस्ले पर, कल नतीजे हैं। प्रदीप जी बंधन बैंक का प्रीव्यू लेके आएंगे। दीपाली आपके सामने ऑटो प्रोडक्शन और उसका जो इम्पैक्ट है पूरे बाजार पर वो आपको आता हुआ दिखेगा। और यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे हमेशा की तरह डीलिंग रूम पर। साथ ही साथ आज हमारे गेस्ट हैं श्रीकांत चौहान साहब, आप वीपी रिसर्च और टेक्निकल्स के हेड हैं कोटक सिक्योरिटीज़ में। चलिए चर्चा को खोलते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र जी के साथ जुड़ते हैं। वीरेंद्र जी बताइए किस हिसाब से कॉल्स और पुट्स आपके सामने जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है ऑप्शन ट्रेड में और किस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी कल ट्रेड करेंगे? शैल जी मोर और लेस लास्ट वीक की रेंज ही रिफ्लेक्ट हो रही है निफ्टी पे, क्योंकि आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग लेकिन हम 9450 को पार नहीं कर पाए। अब 95, 94, 93 इन 3 कॉल्स में अगर आप देखें तो आज लगभग 15 लाख कॉल बिकी हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ऊपर अभी बेयर्स का ग्रिप बना हुआ है 94, 9450, यानी 9380 से 9450 एक सप्लाई जोन रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप नीचे भी देखें, 9,000 से 9200 की पुट का आउटस्टैंडिंग वही 35 लाख का है और वहां पे आज भी 9 लाख पुट बिकी हैं। तो निफ्टी के लिए अभी भी ट्रेडिंग जोन और ट्रेडिंग रेंज है नीचे 9180 और ऊपर 9350, 9450। लेकिन निफ्टी बैंक का वाकई स्टेट्स में अगर आप देखें पेन झलक रहा है। आज कॉल राइटर्स थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। आज 20,000 से लेकर 19,500 की स्ट्राइक के बीच में लगभग 19 लाख कॉल बिके हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि 19,800, 20,000, 19,600 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और 19,000 का बेस कमजोर पड़ गया है क्योंकि वहां से पुट राइटर्स बाहर निकले हैं,
अब एक हल्का सा ऑप्शन सपोर्ट है 18,500, जहां पे लगभग 3.25 लाख पुट खड़ी है, लेकिन पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। दैट रिफ्लेक्ट्स कि वीकनेस शायद निफ्टी बैंक में परसिस्ट कर सकती है। चलिए, वीकनेस का आपको एक राय दे रहे हैं कॉल्स और पुट्स, जो कि वीरेन जी ने बहुत शानदार तरह से उन पर अध्ययन किया है। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे श्री चौहान साहब, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन तब तक ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं सुमित जी को। नेस्ले का प्रीव्यू, यानी कि अर्निंग्स आएंगी कल, और किस हिसाब से बाज़ार नेस्ले को वैल्यू कर रहा है, कहाँ कहाँ आप वहाँ पर मार्जिन प्रेशर देख रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर आपको अच्छा सेल आता हुआ दिखेगा, खासकर मैगी, वो आपको बताएंगे सुमित जी। तो सुमित जी बताइए, किस हिसाब से बाजार पोजीशनड है नेस्ले पर? शुक्रिया शैल जी। देखिए, नेस्ले केस में एक चीज़ सबसे पहली जो मेंशन होनी चाहिए वो ये कि ये पहली तिमाही के नंबर होंगे, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। तो Q1 के नंबर नेस्ले अपने देने जा रहा है। नेस्ले की पहली तिमाही में जो बिक्री का एक अनुमान है, करीब 3.5% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 3105 करोड़ रुपए आंकड़ा होगा, जो कि 3003 करोड़ से बढ़कर आएगा। इसके अलावा इनका जो ऑपरेटिंग मुनाफा यानी कि EBITDA जो है वो गिरेगा, करीब 737 करोड़ आएगा 760-761 करोड़ के सामने। इसकी वजह है क्योंकि जो इनके इनपुट कॉस्ट हैं, चाहे तो आप वीट जिसके दाम 8% YOY बेसिस पे बढ़े हैं, या फिर शुगर जिसके 4%, मिल्क जिसके करीब 4 से 5%, तो मेजरली सभी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। इसकी वजह से इनके ओवरऑल EBITDA के ऊपर उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी के लिए दो चीज़ें बहुत क्रूशल हैं। पहली जो इस तिमाही के पहले 2 महीने जो थे, वहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक बता रहे हैं एनालिस्ट। उनका मानना है कि करीब 9 से 10% के आसपास का आंकड़ा उस समय पे देखने को मिलेगा। लेकिन लास्ट के जो 1 महीना है वो 30% के आसपास पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए एग्रीगेट जो एक वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है वो कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं 7%, कुछ एनालिस्ट 9% और कुछ एनालिस्ट बेयर मिनिमम 5% के आसपास मान रहे हैं। तो आप 6 से 7% की रेंज में कहीं वॉल्यूम ग्रोथ का एक आंकड़े का अनुमान लगाइए, जो कि पिछली बार 8% थी, पिछले साल 9% थी। तो उससे नीचे की तरफ ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों के ऊपर नजर रखनी होगी, किस तरह से यहाँ पर कंपनी कमेंट्री देती है अपनी। दूसरा, अगली तिमाही के लिए यानी Q2 के लिए कंपनी क्या आंकड़े बताती है, किस तरह की गाइडेंस देती है, इन पर नजर रखनी होगी। और साथ ही साथ ब्रेकअप कैसे आता है इनके बाकी कारोबार का, कि वहाँ पे किस तरह की ग्रोथ आई है और कहाँ पे वीकनेस देख रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको एनालिस्ट फ्रेटर्निटी मानती है कि इनके ऊपर नजर रखनी होगी। चलिए, नेस्ले पर नजर डालिए। आपके सामने 17,570 के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ। दिन का उच्चतम लेवल आपने इसमें आता हुआ देखा, लगभग 17,919। चलिए, श्रीकांत चौहान साहब के साथ जुड़ते हैं। आज चौहान साहब हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए, किस हिसाब से आप चार्ट्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर देखते हैं? ये जो आपने आज बिकवाली आती हुई देखी, खासकर बैंक निफ्टी पर, चार्ट्स पर क्या झलकता है? धन्यवाद शैल जी। देखिए, वैसे आज के जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो क्लोजिंग्स है वो तो खराब है, क्योंकि उन्होंने जो क्लोजिंग दिया है वो लगभग जो 20 दिन का एवरेज था उसके नीचे का क्लोजिंग आया हुआ है। और ये दिक्कत भरी बात है, क्योंकि अगर आप इस 20 दिन के एवरेज के साथ अगर आप एक जो स्टडी होती है बॉलिंजर की, अगर आप वो अगर इम्पोज करते हो चार्ट के ऊपर, तो आपको जो लोअर बाउंड्री है वो टारगेट आते हैं। और वो टारगेट लगभग अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए है वो तकरीबन 18,300 से लेकर 18,200 के, और निफ्टी के लिए है वो 9,000 के करीब के। तो करंट लेवल से जैसे आज की क्लोजिंग हुई है, आज बार रिवर्सल पैटर्न बना है। कल के हाई को निफ्टी ने क्रॉस किया था, कल के लो को तोड़ दिया है, तो ये काफी एक रिवर्सल फॉर्मेशन है। और ऐसे केस में मुझे लगता है कि हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 90 का, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अच्छे है शैल जी, और मार्केट में फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा दिखती है। तो 9350 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को शॉर्ट करके चले, और यहाँ पे हम टारगेट्स रखेंगे 9,000 के, और बैंक निफ्टी के लिए टारगेट्स रखेंगे 18,300 के। 18,900 के करीब का क्लोज है, और 19,300 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, ये दोनों प्लेट्स आपके सामने ग्राफिक्स पर बन के आएंगे थोड़ी देर में। आज श्रीकांत जी, जो सबसे ज़्यादा आपने प्रेशर निफ्टी पे आता हुआ देखा, वो 3 बैंक्स की वजह से था। ICICI बैंक नतीजों के बाद जो कि ठीक ठाक थे, 5% के कट के बाद बंद हुआ 320 रुपये पे। बताइए, ये चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? आज ICICI बैंक का आप वॉल्यूम देखें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये गिरावट का दौर बाजार पर भारी पड़ता हुआ लगभग 2700 करोड़
2753 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपने आईसीआईसीआई बैंक पर आते हुए देखा आज एनएससी पर। बिल्कुल, आज आईसीआईसीआई बैंक में काफी बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं, कैश में भी बड़े वॉल्यूम्स हैं, एफएनओ के बड़े वॉल्यूम्स हैं और उसके साथ साथ प्राइस डैमेज है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आज जो भी रिजल्ट के वेटिंग में खड़े थे, उन सभी ने अपनी पोजीशंस को ऑफलोड किया होगा। और अगर आप शैल जी पिछले 2 या 3 साल के अगर आप फार्मा के ट्रेंड को देखोगे, तो फार्मा में भी ऐसे ही हो रहा था कि प्राइस ऊपर बाउंस कर लेती थी, फिर वापस उसमें सेलिंग आ जाता था और इवेंचुअली वो डाउन ट्रेंड में रहते थे। और कोई भी बिकवाली में सबसे पहले अव्वल नंबर आता था फार्मा इंडेक्स का। इस बार यही पिक्चर हम बैंक इंडेक्स के साथ देख रहे हैं, जो काफी यूनिक है। बट 2008 में भी हमने ऐसे ही देखा था कि कभी भी उछाल आया, उसके बाद अगर बिकवाली आई, तो सबसे पहले फाइनेंशियल्स गिरे थे। आईसीआईसीआई बैंक में मुझे लगता है कि 300-305 रुपए के लेवल्स कम से कम आ सकते हैं और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 330 का। तो अगर मार्केट में कोई भी बाउंस बैक अगर कल के दिन में देखने मिले बिकॉज ऑफ वर्ल्ड मार्केट एंड ऑल, तो इसे शॉर्ट करके चले, 330 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 300 रुपए के टारगेट हम सोच सकते हैं। अच्छा श्रीकांत जी, एक और सेलिंग प्रेशर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में ऊपरी स्तरों से आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता हुआ दिखा। अगर आप इंट्राडे हाइज देखें कोटक महिंद्रा बैंक में, तो शुरुआती आधे घंटे में ही लग गई थी और वो थी लगभग 1250 की। स्टॉक बंद हुआ 1166 पर और यहाँ पर जो आप बिकवाली देख रहे हैं वो लगातार 4-5 दिन से चल रही है। क्या लेवल आप देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पर? 1186 पे ये स्टॉक बंद हुआ है और अगर आप इसमें आज वॉल्यूम देखें तो लगभग आपने इसमें 560 करोड़ का ट्रांजैक्शन होते हुए देखा है एनएससी पर। जी मुझे माफ कीजिए, क्योंकि कोटक बैंक और कोटक सिक्योरिटीज इज अ पार्ट ऑफ कोटक बैंक, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ एज पर कंप्लायंस। बट अगर आप बाकी फाइनेंशियल्स देखेंगे या एक्सिस बैंक भी आप देख लीजिए, और सब में बिकवाली का एक दौर बना हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी जो स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी, अब उसके बाद अगर सेलिंग अगर आएगी तो उन्हीं में आएगी जो वैल्यूएशन के स्तर पे काफी ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर जितने भी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमें कौन से बैंक के साथ रहना है, कौन से बैंक का प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट और जो ओवरऑल उसकी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो कितनी स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करना है। और वीक स्टॉक्स, जो वीक फाइनेंशियल स्टॉक्स उनके पास है, उसमें से उनको एग्जिट करके अपने फंड्स को वापस उनको जो स्ट्रांग बैंक्स है उसके अंदर रखने हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि स्ट्रांग बैंक के साथ बने रहे और वीक बैंक्स को या वीक फाइनेंशियल्स को अभी भी इस प्राइस से भी बेचे। ऐसा करते हैं चौहान साहब, पहले आप अपनी 2 स्टॉक पिक्स शेयर कर लीजिए, फिर जरा इस चर्चा को और बढ़ाते हैं। दीपाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो अपनी राय व्यक्त करेंगी जो शानदार रैली आपने ऑटो स्टॉक्स में दी। तो चौहान साहब पहले आपके 2 स्टॉक पिक्स और फिर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि जैसे फाइनेंशियल्स में काफी वीकनेस है और वहां पे ही हमें एक लगातार मोमेंटम देखने मिल रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी अगर इस बार अगर इस दौर में अगर गिरता है, तो शायद निफ्टी 8000 के करीब चला जाए और उसमें बैंक निफ्टी और भी उसमें अंडर परफॉर्मेंस दे सकता है, यानी कि थोड़ा और ज्यादा गिर सकता है। तो हमें एचडीएफसी लिमिटेड को सेल करके चलना चाहिए। 1690 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस है 1655 की और हम टारगेट रखेंगे यहाँ पे 1575 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि मन्नपुरम में भी एक अच्छा सेलिंग का ट्रेंड बन सकता है। इसमें काफी अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है, उस ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही आएगा उसके बाद एक अच्छी बिकवाली देखने मिल सकती है। तो मन्नपुरम को शॉर्ट करके चले। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 119 का और हम टारगेट रखेंगे लगभग 108 के। चलिए, लगातार 3 दिन की बिकवाली आप एचडीएफसी में देख रहे हैं, तो चौहान साहब वहाँ पर आपको सेल एडवाइस कर रहे हैं और 2 दिन से लाल निशान में मन्नापुरम फाइनेंस है। तो ट्यूसडे के ट्रेड में भी श्रीकांत जी की राय है कि वहाँ पर आपको बिकवाली आती हुई दिख सकती है। चलिए अब जोड़ते हैं दीपाली जी को। एक जो बहुत अच्छा आज आपने गहरा हरा निशान आता हुआ देखा, वो पूरे ही ऑटो स्पेस पे था, चाहे वो 2 व्हीलर कंपनीज हो, 4 व्हीलर कंपनीज हो, ट्रैक्टर्स हो। शानदार आपने आज तेजी आते हुए देखी इस सेक्टर में। तो सबसे पहले तो दीपाली जी ये बताएंगी कि उस तेजी के पीछे क्या था और फिर चौहान साहब से राय लेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जैसे हीरो मोटर्स और बजाज ऑटो, जहां पर आपने 6 से 7% की तेजी देखी बाजार बंद होते वक्त। दीपाली जी बताइए क्या है आपके पास।
ऑटो स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिली है और अगर 52 वीक लो से भी कंपैरिजन करेंगे तो मिनिमम 15% और हायर साइड पर 40% तक ये स्टॉक्स रिकवर हो चुके हैं। प्रोमिनेंट मूवर्स टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स रहे हीरो मोटर, बजाज ऑटो, जहां पर 35 से 40% की रिकवरी हमने 52 हफ्तों के निचले स्तरों से देखी है। M&M एक स्टॉक रहा है जो कि ऑलमोस्ट 38-40% चला है। ऑटो एंसिलरी में अमर राजा बैटरीज एक्साइड की परफॉर्मेंस 52 वीक लो से काफी बेहतर रही है। वैल्यूएशन वाइज तो ये स्टॉक अट्रैक्टिव है ही, लेकिन अब जैसे जैसे पार्शियल ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं उसकी वजह से सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव हुई है। हीरो मोटो फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें तो 1500 प्लस आउटलेट्स हैं इनके, जहां से सेल्स शुरू हो चुकी हैं। 10,000 यूनिट्स ऑलरेडी हीरो मोटो ने सोल्ड की भी हैं अपने रिटेल ऑपरेशंस के जरिए। मारुति सुजुकी कल से इनफैक्ट 12 मई से अपने ऑपरेशन शुरू कर रही है। इसके अलावा बजाज ऑटो के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करना है, क्योंकि इनके लगभग 1000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं जो कि अटके हुए थे लॉकडाउन की वजह से। अब वापस कंपनी उनको फुलफिल कर सकती है। टीवीएस ने अपने ऑपरेशंस शुरू किए हैं, रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं सेल्स रिज्यूम करेंगी। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। रूरल फोकस जो ऑटो स्टॉक्स है वो ज्यादा बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे, इसीलिए हमने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट पहले से ही M&M, स्पोर्ट्स या फिर टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स में देखा। तो यही कारण है जिसकी वजह से तेजी बनी है। जिन कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया है क्विकली आपको बता दें, मारुति, M&M, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स और आयशर मोटर्स रहे हैं। तो चौहान साहब, सबसे पहले बात करते हैं हीरो मोटर्स पर। यहाँ पर आपने शानदार शुरुआती तेजी देखी जो बिल्कुल लगातार मेंटेन रही बाजार बंद होते वक्त। 2082 पे स्टॉक बंद हुआ। यहाँ पर आपने लगभग 44 लाख शेयर का ट्रांजैक्शन देखा, जो कि अक्टूबर के वक्त, मतलब यूं समझ लीजिए कि 6 महीने से ज़्यादा की हाईएस्ट वॉल्यूम है। बताइए चार्ट्स पर आपको हीरो मोटर्स कैसा लगता है? यहाँ पर भी लगभग 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन आज NSE पे हुआ है। शैल जी, मुझे लगता है कि ये जितने भी टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स है, स्पेशली जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि ये जैसे जैसे लॉकडाउन का पीरियड कम होते जाएगा वैसे वैसे मुझे लगता है काफ़ी अच्छी एक डिमांड क्रिएट हो सकती है। और हमें लगता है कि अगर इसके बाद अगर कोई सेक्टर अगर सबसे पहले या साथ साथ अगर किसी अदर सेक्टर के साथ चल सकता है तो वो ऑटो चल सकता है। और मुझे लगता है कि हीरो मोटर्स में अच्छी खासी बाइंग चल रही है, ये प्राइस से भी करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसे बाय करके चलें। 2060-70 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2020 का स्टॉप लॉस रखना है, ये ट्रेडिंग व्यू है और टारगेट्स 2150 का है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इवेंचुअली अगर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे अगर इसे होल्ड करना है तो ये स्टॉक शायद 2300 2350 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो हीरो मोटर्स को बाय करके चलें। जी, ये तो मेरा पसंदीदा स्टॉक था आज के लिए। चौहान साहब, आपको ऑटो स्पेस में कौन सा एक ऐसा स्टॉक पसंद है जहां पर आप एक लॉन्ग कॉल एडवाइस करेंगे, और एक ऐसा जहां पर आपको लग रहा है कि शायद रनअप ज़्यादा हो गया हो ऑटो स्पेस में? देखिए, मुझे लगता है कि वैसे तो मैंने जब ये पूरे सेक्टर को स्टडी किया था वीकेंड में, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। आयशर मोटर्स काफ़ी अच्छा है, एस्कॉर्ट्स अच्छा है। लेकिन अगर मोमेंटम अगर किसी में अगर बन रहा है और उस मोमेंटम को अगर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर और देखने को मिल सकता है तो वो है मारुति। 4880 4890 के करीब ये बंद हुआ है। 4800 के करंट स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है, 4800 के स्टॉप लॉस के साथ। और हम टारगेट्स रखेंगे तकरीबन 5100 से लेकर 5150 के। मुझे लगता है कि इसका जो ओवरऑल जो डाउन ट्रेंड है वो भी खत्म हो चुका है और आने वाले कुछ महीनों में शायद हमें ये स्टॉक वापस 6000 के करीब भी देखने मिल सकता है। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहाँ पे बाय करके चलने के लिए। साथ ही साथ शैल जी, मुझे लगता है कि शायद आपने एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी कवर किया था 340 345 के करीब, और वहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा एक रिटर्न दे सकता है। जी, तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि किस हिसाब से श्रीकांत जी पोजिशन्ड है बाजार में। उनकी एक सेल कॉल है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। वो मान के चल रहे हैं कि जो बिकवाली आपने पिछले पूरे हफ्ते देखी वो आपको इस हफ्ते भी आपको आती हुई दिखेगी। टारगेट 9000 है उनका निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर इसी तरीके से वो ये मान के चल रहे हैं कि आपको 18300 का लेवल आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ उनकी दो सेल कॉल्स हैं मन्नापुरम फाइनेंस पर और HDFC पर। वो ये मान के चल रहे हैं कि ये जो तेज़ी, ये जो बिकवाली आप देख रहे हैं पिछले 2-1 दिन से इन दोनों स्टॉक्स में, वो आपको बरकरार आती हुई दिखेगी। और ऑटो स्पेस पे चौहान साहब बहुत ही बुलिश हैं। हीरो मोटर्स पर उन्होंने एक बाय कॉल दिया है, मारुति पर और M&M पर उनकी व्यक्तिगत राय है कि यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा जुड़ेंगे और हमारे साथ प्रदीप जी होंगे जो अपनी राय व्यक्त करेंगे बंधन बैंक की इम्पेंडिंग अर्निंग्स पर
और यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रोकरेज रडार के साथ, जहां पर आप 2 या 3 स्टॉक्स ऐसे सुनेंगे जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हैं। ट्यूसडे के सत्र के लिए हमेशा की तरह चौहान साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थोड़ी देर में हम वापस आते हैं, आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। गुड इवनिंग शैल जी। और सबसे पहला स्टॉक जो बाय लिस्ट पे है वो भारती एयरटेल, और आज हमने देखा दोनों वोडाफोन आइडिया और भारती और कुछ हद तक रिलायंस, तो सारे जो टेलीकॉम प्लेयर्स थे उनमें बहुत कंसिस्टेंट बाइंग थी, काफी सारा एफआई इंटरेस्ट है हमको ये कहा जा रहा है। और भारती में करीब 14 लाख शेयर्स आज मई सीरीज में फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पोजिशनल तरीके से लॉन्ग कॉल आ रही है डीलिंग रूम से। इसके अलावा चोला फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो एनबीएफसी स्पेस में काफी बजिंग था। स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर था, और मार्केट में चर्चा ये हो रही है एनालिस्ट कम्युनिटी में कि शायद चोला फाइनेंस एमएससीआई के मिड कैप इंडिसेस में शामिल हो जाए इस रिव्यू में, जो कि 2-4 दिनों में है। तो चोला पे भी खरीदारी की राय है। यहाँ हमने एफएनओ में भी देखा करीब 20 लाख शेयर्स जुड़े मई सीरीज में, और ओपन इंटरेस्ट में 28% का जबरदस्त इजाफा हुआ। और आखिर में बात करेंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की मिड कैप सेगमेंट में, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि एचएनआईज की जो बाइंग है उससे 10 से 15% का यहाँ शॉर्ट टर्म अपसाइड बन सकता है। और आज का अगर आप वॉल्यूम देखें तो करीब 33% ज्यादा था अपने एक वीक के एवरेज से। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में भी काफी सारा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन आज के सत्र में हमको देखने मिला। स्टॉक्स आपके सामने है श्रीकांत चौहान साहब। सबसे पहले भारती एयरटेल पर आपकी राय लेंगे। यहाँ पर शानदार आपने तेजी देखी है पिछले हफ्ते भी, और स्टॉक आज बहुत अच्छी तरीके से अग्रेसिवली लॉन्ग साइड पर बंद होता हुआ दिखा। हालांकि आपने ओवरऑल बाजार में एक नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ देखा। चार्ट्स पर आपको भारती एयरटेल कैसा लगता है? देखिए, वैसे शैल जी, भारती और रिलायंस तो बाजार के ट्रेंड को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो अपनी एक चाल बना के अपने चाल के हिसाब से चल रहे हैं। इनफैक्ट आज आइडिया सेल्युलर की भी क्लोजिंग्स काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल टेलीकॉम में वापस एक फ्रेश इनफ्लो हो रहा है, और जैसे अभी यतीन जी ने बताया, मुझे लगता है कि यकीनन ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, और मुझे लगता है इस बार शायद ये अपने प्रीवियस हाई 570 को क्रॉस करके 600 के करीब बिल्कुल जा सकता है। तो करंट लेवल से इसे बाय करके चले, 530 रुपये के करीब का स्टॉप लॉस रखें अगर शॉर्ट टर्म व्यू हो तो, और अगर यहाँ पे मीडियम टर्म का व्यू हो तो मुझे लगता है कि ऐसे ही इसे होल्ड करके चले। मिनिमम टारगेट 570 के है, मैक्सिमम मुझे लगता है 650 के करीब भी ये जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी काफ़ी अच्छा इजाफा कर लिया है, और शायद अगर 1-2 दिन में अगर ये 1620 के लेवल को अगर निकाल लेता है तो इसमें जो भी करेक्शन आए उसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी एक बाय कॉल आपके लिए आता हुआ चौहान साहब की तरफ से। आज ये टॉप ट्रेडेड काउंटर था। पूरी कोशिश की गई आज इंट्राडे लेवल्स पर कि आप ऑल टाइम हाई देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1610 रुपये के आसपास। स्टॉक आपके सामने बंद हुआ 1582 के आसपास, और यहाँ पर आपने लगभग 4880 करोड़ का ट्रांजैक्शन आते हुए देखा। 1576 के आसपास आपको 1% ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बंद होता हुआ दिखेगा कैश मार्केट्स में। श्रीकांत जी, आपसे आखिरी सवाल, चोलामंडलम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दीजिए। साइडवेज ट्रेंड के बाद ये स्टॉक आज 152 पर बंद हुआ है, यतिन जी के रडार पर है, और यहाँ पर आपने शानदार मूवमेंट और वॉल्यूम आता हुआ देखा है। कल के सत्र के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि जो यतीन जी जो बोल रहे हैं उसमें काफ़ी दम है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बढ़े हैं, एवरेज बेस्ड वॉल्यूम बढ़ गए हैं। तो ये स्टॉक शायद अभी 152-53 के करीब है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको आ रहा है वो आ रहा है 157 रुपये का, और जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 170 के करीब का। तो 157 एक इमीडिएट हर्डल बनेगी, लेकिन मुझे लगता है 170 के लेवल्स को भी ये छू सकता है, जैसे कि इसमें न्यूज़ फ्लो है और साथ ही साथ चार्ट में जो स्ट्रेंथ बना है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर पोजीशन हो तो उसे होल्ड करके चले, कम से कम 157 और फिर मैक्सिमम 170 के टारगेट के लिए होल्ड करें। चलिए, ये राय आपको मिली चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वो बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगे कि बंधन बैंक से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लगातार दूसरे दिन ये स्टॉक आज लाल निशान में बंद हुआ है। प्रदीप जी, बहुत ही कम समय और सिर्फ आपकी तरफ ध्यान है। जी, तो पहली बात कि इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्योंकि पिछले साल इस क्वार्टर में इसमें जो M&A एक्टिविटी हुई है उसका पार्ट नहीं था, तो आपको यहाँ पर ग्रुप फाइनेंस के साथ देखना चाहिए। इसलिए QOQ जो लो ग्रोथ है वो करीब 10% आएगी, मार्जिन फ्लैट होगी 7.9 के आसपास। तो आप फ्लैट NII ग्रोथ देखेंगे, और प्रोविजन के पहले का जो प्रॉफिट है वो भी 1260-65 करोड़ के आसपास रहेगा। लेकिन चूंकि NPAs का दबाव बढ़ेगा और प्रोविजन बढ़ा,
इसलिए मुनाफे में करीब 12-13% की गिरावट आने का अनुमान है। जी चलिए, ये राय आपको मिली फंडामेंटल नतीजों पर। दोनों जगह आप एक लाल निशान आता हुआ देख रहे हैं। श्रीकांत जी, बहुत ही कम समय, आपकी राय बंधन बैंक पर कल के लिए? शैल जी, बंधन बैंक ने एक लोअर हाई बनाया है और मुझे लगता है कि चूंकि इसने ऑलरेडी 265-70 के लेवल्स को छुआ है, तो शायद वापस एक बार ये 215-220 के लेवल्स को छू सकता है। तो एक गिरावट नजर आ रही है बंधन बैंक में। चलिए, यहाँ पर एक सेल कॉल आपको मिल रही है बंधन बैंक पर आती हुई। समय बिल्कुल खत्म हो गया, यहीं पर मार्केट्स टुडे को निपटाते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है CNBC आवाज़ पर। आप बिल्कुल जुड़े रहे हमारे साथ। एक से एक बढ़िया आपको स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने की सलाह और म्यूचुअल फंड्स पर राय मिलती है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।